दूसरा पार्ट जो था हमारी मूंग की वीडियो का, जो सीरियल वाइज चल रहा था भाई साहब, वो दूसरा पार्ट बहुत खिंच गया है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर मैं एक बात की आपसे गारंटी लेता हूँ कि दूसरा पार्ट अगर आप पूरा देख के समझ लेंगे तो आप मूंग का कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन ले लेंगे। भाई साहब क्या है कि सबके अपने अपने अलग अलग दिमाग होते हैं, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। अब जैसे कि आज के इस पार्ट में हम कीटनाशक की चर्चा करने वाले हैं। मैं क्या कीटनाशक डालता हूँ, डालूँगा क्या, और अदर किसान क्या डालते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। पर फिर भी मैं कुछ बातें आपको मिक्स करके बताता हूँ, सभी किसानों का जोड़ के। उसमें से आपको डिसीजन लेना रहता है। भाई साहब देखो, मूंग आपने लगाई है, पैदावारी आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो डिसीजन भी इसमें आपका ही रहेगा। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा आप कर लेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। वैसे तो मेरे बताए अनुसार बहुत सारे किसान सक्सेस हो जाते हैं। तो आइए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, मूंग की खेती भाग 3, जिसमें हम सभी प्रकार की कीटनाशक, फंगीसाइड, टॉनिक पर चर्चा करेंगे, कौन कौन सी दवाइयाँ कब डाल सकते हैं। तो नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत स्वागत है। भाई साहब पहला जो दवाई का छिड़काव है सबसे ही ज़रूरी है, और वो छिड़काव आपको करना है मूंग जब 2 पत्ती की हो जाए। जब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, 2 पत्ती के बाद में हर एक वीडियो में मैंने बताया कि बीच में जो नई कोपल आती है वहाँ पे जाला लगता है, उसमें बारीक इल्ली रहती। कई वीडियोस में मैं इल्ली भी दिखा चुका हूँ, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। वो इल्ली रहती है भाई साहब, वो कोपल ही खा जाती है, तो मूंग हमारी बढ़ी नहीं पाती। और मूंग जब हमारी नहीं बढ़ेगी तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा कि मूंग हमारी लेट हो जाएगी, क्योंकि फिर वो नई कोपल चलाएगी तो लेट होगी। तो फिर आप बाद में कहेंगे भैया आपने तो बोला था कि यार ये सम्राट तो 75 दिन की किस्म है, तो ये तो 85 दिन पे पहुंच गई है। तो भाई साहब पानी का प्रबंधन और कीट का प्रबंधन मूंग में सही से करेंगे तो हम आगे तक चलेंगे। हमारे मित्र और सब्सक्राइबर भी हैं सिवनी से, नाम उनका मैं भूल गया हूँ यार, मुँह पे ही रखा है, रघुवंशी जी हैं। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि गर्मी में जो हम मूंग की खेती करते हैं वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। और भाई साहब मैं कहता हूँ कि सिर्फ गर्मी में मूंग की खेती ही फ़ायदेमंद है। आप धान लगा लो, सोयाबीन लगा लो, या गेहूँ लगा लो, या चना लगा लो, उससे ज़्यादा बचत मूंग की खेती दे के जाती है, मात्र और मात्र। क्योंकि भाई गर्मी में गर्मी पड़ रही है सिर्फ, है ना। आप टाइम से बुआई करें, उधर लेट ना हो, बरसात तक ना जाए, गर्मी पड़ रही है, पूरा मौसम हमारे हाथ में रहता है, पानी देना तक हमारे हाथ में रहता है। हम जैसे उसको क्या बोलते हैं, हम जैसे मूंग की फसल को लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। तो ऐसा पहला छिड़काव 2 पत्ती पे सबसे हल्की से हल्की दवाई लें, जिसमें आप अंडे मारने वाली जो भी दवाई है वो ज़रूर लें, जैसे कि प्रोफेनोफास, साइफरमेथ्रिन, या फिर सिर्फ आप साइफरमेथ्रिन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी दवाइयों के नाम याद आ रहे हैं वो मैं इधर साइड में लिखता जा रहा हूँ। उसके साथ आपको देखो, आपने कीटनाशक, फफूंदनाशक से बीज उपचार तो किया ही है। अगर नहीं किया है तो आप एक फफूंदनाशक लें। फफूंदनाशक में भाई साहब आपको लेना है, अगर बीज उपचार नहीं किया है तो फफूंदनाशक में आपको लेना है भाई साहब ट्राइजोल ग्रुप का कोई सा भी फफूंदनाशक ले लें। टेबुकोनाजोल ले लें, हेक्साकोनाजोल ले लें। बाकी पहली बार में इतनी फफूंदनाशक की ज़रूरत है नहीं, बीज उपचार आप ज़रूर कर लेना, उससे आपको इसमें पहले स्प्रे में फफूंदनाशक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई साहब बहुत ज़रूरी है, अगर आपने बुआई के समय ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया था, जिंक का इस्तेमाल नहीं किया था, पर बुआई के समय आप एक बार, इसमें भी बता रहा हूँ कि आप जो सल्फ़र होती है, या तो बेंटोनाइट सल्फ़र ले लें, या और भी 90% वाली सल्फ़र आती है वो ले लें। बुआई के समय भाई साहब उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और इस समय पर आपने छिड़काव में अगर नहीं लिया है तो आप NPK 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड और साथ में चिलीटेड जिंक अपनी मूंग में ज़रूर स्प्रे करें। इससे क्या है कि मिट्टी में ये चीज़ मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही, और आप जब 1 महीने बाद भी पानी देंगे ना तो ये उस पानी के साथ जाएगी, इससे जड़ की वृद्धि होगी। और अगर ये पत्तियों पे जो 2 पत्ती है छोटी छोटी, उस पर भी ये चीज़ें पड़ेंगी तो आपकी मूंग को कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये फ़ायदा पहुंचा देंगी। अगर आपके खेत में अधिक जल भराव भी हो गया है गलती से, तो जो चिलीटेड जिंक है 19-19-19 है, ये आपके पौधे को संभाल लेगी, ज़्यादा पौधे को बिगड़ने नहीं देगी। 19-19 जो है भाई साहब, ये स्टार्टिंग ग्रेड का अपना क्या बोलना चाहिए, मतलब
स्प्रे वाली दवाई कहलाती है। इससे फ़ायदा यही होता है कि आपकी फसल की वृद्धि ठीक तरह से सुचारू रूप से चलती है। अगर आप 19-19-19 नहीं ले रहे हैं और 2 पत्ती पे आपने छिड़काव कर दिया है, अब उसके आगे वाली स्टेज पे आप पहुंच गए, मान लो 10 दिन आगे आप बढ़ गए हैं, तो उसमें भाई साहब आप ले सकते हैं 1261 NPK। इसमें 12% नाइट्रोजन होती है, अमोनियम नाइट्रेट और फास्फोरस होता है इसमें 61%, जो कि हमारी जो फसल है उसको कहना चाहिए कि एक प्रकार से शक्ति देने, स्टोरेज बढ़ाने, तने की मोटाई करने या जड़ों का विकास करने, इन सभी काम के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ आप चाहें तो अभी से ही बोरान 20% वाला ले सकते हैं। तो ये अवस्था जो हो जाएगी जब आप अपनी मूंग में ये दूसरा वाला छिड़काव करेंगे, जब ये अवस्था हो जाएगी लगभग आपकी 20 से 30 दिन के बीच में आपको दूसरा छिड़काव करना है। अब देखो, इसी छिड़काव के बीच में आपने अगर बेलर बत्ती जब नहीं डाली थी या डाल भी दी थी स्टार्टिंग में, तो 15 से 25 दिन के बीच में आपकी मूंग में चारा अच्छा लदक के उड़ जाएगा। चारा अगर आपकी मूंग में उठता है तो आप ये दवाई 1261 ना डाल करके आप इस समय पर हर्बीसाइड का इस्तेमाल करें। इसमें भाई साहब सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे दिया था, मैंने वीडियो डाली है, उसमें बहुत सारी हर्बीसाइड है जो मैंने डाली थी, रिजल्ट मैंने खेत में ही बताया था। इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे लगा था साकेत का। अगर आपके खेत में दोंगली यानी कि मोथा घास भी उग रहा है जो आपकी मूंग को भयंकर नुकसान कर रहा है, तो आप इसके साथ सैंपरा मिलाएं, साकेत और सैंपरा मिलाकर डालें। आपकी मूंग थोड़ी सी 5-10 दिन के लिए बैठती हुई नज़र आएगी, पत्ते कुकड़ से जाएंगे, गड़बड़ से लगेंगे। बिल्कुल मत डरना। पिछले साल बहुत से किसान डर गए थे और इसी डर के कारण उन्होंने सैंपरा अपने खेत में नहीं डाली थी मूंग में। उनको किसी ने कह दिया था कि पौधे बांझ हो जाते हैं, दिक्कत होती है। भाई साहब, पौधे बिल्कुल बांझ नहीं होते हैं। पौधे बांझ होने का मात्र 2 कारण रहता है। पहला कारण होता है कि आपके पौधे में अगर अंदर इल्ली ने अंडे दे दिए हैं, वो जो क्या बोलते हैं तना छेदक हो गया है, तो पौधे बांझ होंगे। और दूसरा, अगर आपके पौधों में पोषक तत्वों की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो पौधे आपके बांझ होते हैं आगे जाकर, बाकी नहीं होते हैं। अगर आपके पौधों में सभी मुख्य पोषक तत्व भरपूर हैं तो आपके पौधे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बराबर वो फूल देगी और फल भी अच्छे भयंकर तरीके से लगाएगी। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, सैंपरा और साकेत जरूर डालें 15 से 25 दिन के अंदर में। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद अब वो आपकी मूंग बैठी थी, पत्ते कुकड़े थे, मूंग थोड़ी सी आपको गड़बड़ लग रही थी, तो उसके लिए आप लगभग, अब मूंग हो गई मान लो 30 दिन की, तो 30 दिन की अवस्था पे आप 1261 का छिड़काव कर दें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपको लग रहा है कि यार अब एक दिक्कत और हो सकती है क्या, कि मेरे पत्ते कुकड़े हैं, तो इसके लिए बहुत से किसानों ने भाई साहब पिछले साल डाली थी एक दवाई है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसमें जेब्रेलिक एसिड बेस थी, वो मैं नाम याद आएगा बगल में लिखता जा रहा हूँ, कि वो बढ़ाने वाली, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता, पौधा बड़ा अंगी दिखने लगता। पर भाई साहब ऐसी दवाइयाँ डालने से मैं बताऊँ आपको, पौधा बढ़ता ही है, पौधे में उतनी दम नहीं रहती जितनी रहना चाहिए। सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर हर्बीसाइड से, अधिक गर्मी से या किसी भी प्रकार से आपका पौधा स्ट्रेस में है, तो आप सियाप्टान 10L का छिड़काव करें। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी मगर आपको मज़ा दिला देगी भाई साहब, आखिरी तक आपको आनंद आ जाएगा। तो हमने बात कर ली है 1261 की, साथ में आपको मिलाना है सियाप्टान 10L। और आपके खेत में इल्ली है या नहीं है, फिर भी आप इमामेक्टिन बेंजोइड डाल सकते हैं 5% वाला, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसे आप पहले छिड़काव में भी चाहें तो डालें, दूसरे में भी चाहें, तीसरे में भी डालें, चौथे में भी चला दें, बहुत बढ़िया है। ये अंडे वंडे सब देख लेता है। पर फिर भी आपको अगर डर है तो आप अंडे के लिए अब आप दूसरा जो स्प्रे कर रहे हैं ना, फूल आने से पहले वाला, शुरुआत में तो आपने प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन मत डालना, इसमें इथ्रेल आता है। इथ्रेल क्या करता है कि पौधे को जल्दी से जल्दी फल लाने और उसको जल्दी से जल्दी पकाने की ओर अग्रसर करता है। तो हमें अभी इतनी जल्दी फल नहीं लाना है, पकवाना भी नहीं है, तो हम इसको नहीं डालेंगे। आप तो मच्छर के लिए बढ़िया थायोमेथाक्साम लें, अंडे के लिए लैम्बडासाइहेलेथ्रिन भी ले सकते हैं, उससे भी अंडे मर जाएंगे। बाकी क्लोरेंट्रा निलीप्रोल जो है अपना कोराजन,
तो भाई साहब कोराजन जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है या फेम वाला जो टेक्निकल है भाई साहब, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी मेरा कहना ये है, अगर इल्ली ज़्यादा नहीं है तो आप बेमतलब के एक्स्ट्रा पैसे ना लगाएं, क्योंकि जहाँ तक है पिछले साल देखो सिर्फ मारू का इल्ली ने नुकसान किया था, बाकी के किसानों का काम तो हल्की फुल्की दवाओं से चल गया था भैया। जहाँ मैंने तो यही किया था, आखिरी में मेरे को मारू का से भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो भाई साहब दूसरे छिड़काव के बाद से जब तक लास्ट आपके मूंग में फल बड़े ना हो जाएं, तब तक आप मच्छर पर विशेष ध्यान दें, सफ़ेद मच्छर पर। इसके लिए थायोमेथाक्साम 30% SF, वहाँ से चल के अपना यही लेमड़ा साइहेलेथ्रिन और इमीडाक्लोरोपिड है ना, इस टाइप की जो मच्छर मार दवाइयाँ ये चलाते रहें। अच्छा मकड़ी भी हो जाती है मच्छर के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो फूल आने से पहले आप चाहे तो टेबुकोनाजोल प्लस जो सल्फ़र आता है, देखो सल्फ़र दो काम करता है, हमें मदद कर देता है, जैसे वो हारू स्वाधीन वगैरह इनमें आता है। सल्फ़र क्या करता है भाई साहब, एक तो दलहनी फसलों में ज़रूरत भी रहती है, दूसरी बात ये है कि सल्फ़र मकड़ी को भी कंट्रोल करता है, सल्फ़र फफूंद को भी कंट्रोल करता है। और गर्मी में लगने वाली सबसे खतरनाक फफूंद जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू ही है। तो पाउडरी मिल्ड्यू को सल्फ़र कंट्रोल कर लेगा, तो आप इस स्प्रे में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र का भी छिड़काव कर सकते हैं। और यही रूटीन आप तीसरे छिड़काव की अगर आपको ज़रूरत पड़ती तो उसमें भी कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी फसल अगर मूंग की फूल की अवस्था पे है, क्योंकि अब आपने 30वें दिन पे छिड़काव 30वें दिन तक कर लिया है, तो अब 35वें दिन से मूंग में फूल छिटकना चालू हो जाता है। तो फूल पे हमें क्या सावधानी रखना है, ये हमें एक बात मोटी मोटी ध्यान में रखना। अच्छा, इसमें हमने बात करी मूंग में कि पाउडर मिल्ड्यू गर्मी में अधिक लगती है। इसके साथ भाई साहब एक रोग वो लगता है अर्ली ब्लाइट, ये भी गर्मी में बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें क्या होता है भाई साहब, पत्ते जलने लगते हैं। और ये रोग जब होता है जब हम मूंग में हमारी में पानी लगा देते हैं ना, उसके बाद में पानी देने के बाद में ये रोग दिखता है। तो भाई साहब इसके लिए भी आप ट्राइजोल कंपनी के जो भी फफूंदनाशक है उनका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। अच्छा, गर्मी में लगने वाली हमने फफूंद की चर्चा करी, मगर गर्मी में भाई साहब दो कीट भी हैं। जैसे दो फफूंद ज़्यादा लगती ना, वैसे दो कीट भी हैं जो बहुत लगते हैं। एक तो भाई साहब लाल मकड़ी, रोड के किनारे वाले जितने भी खेत हैं, एक मेरे दो रिश्तेदार का ही खेत था, उनने यार फ़ोन करके पूछा, बोले वो मेरी मूँग लाल दिख रही है। मैंने कहा लोगों की मूंग पीला मुझे से पीली होती मेरे को बहुत दिखी है, तुम पहले व्यक्ति मिले हो जो बोल रहा लाल दिख रही। खेत में गया भैया, मैंने ऐसी धूला उठाई नीचे से ऐसी, और वो धूला ऐसी करके मैंने वो पत्ते पे डाली तो धूला उसमें चिपक गई। धूला पत्ते में चिपक गई, उसका मतलब ये था कि जो मकड़ी थी वो जाला बना रही थी, इसलिए लाल मकड़ी के कारण मूंग लाल दिख रही थी। वहीं से चल के काले मच्छर, सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर, ये सब गर्मी में पनपने वाले कीट है। कुछ नहीं करना है हमको, फिप्रोनिल से मच्छर कंट्रोल होता है, फिर से परफेनोफास से मच्छर कंट्रोल होता है। वहाँ से चल के अपनी डायफेंथ्यूरॉन जो आती है, उलाला है UPL का, इस टाइप के इनसे मच्छर कंट्रोल होते हैं। मिटीगेट है, आवासीन टाइप की जो फसलें हैं, इनसे भाई साहब क्या होता है कि अपनी मकड़ी कंट्रोल हो जाती। तो आपको यदि लगे तो आप मकड़ी का इलाज करें, बाकी मच्छर का इलाज ज़रूर करें, नहीं तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। भाई साहब एक सबसे ज़रूरी और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी फसल फूल पर है तो आपको कौन सा फफूंदनाशक नहीं डालना है और कौन सा कीटनाशक नहीं डालना है। भाई साहब तो जब आपकी फसल फूल पर है तो जितने भी कीटनाशक के पीछे थ्रेन आता है उनको आपको नहीं डालना है बिल्कुल भी, इससे आपके फूल झड़ जाए। और पाउडर फॉर्म वाले जितने भी फफूंदनाशक आते हैं जो पाउडर वाले रहते हैं वो भी नहीं डालना है, उससे भी फूल झड़ेंगे, क्योंकि गर्मी के दिन है, ये पौधे पे चिपकेंगे तो बेमतलब का स्ट्रेस पौधे को पहुंचेगा। बाकी बिगर जो पाउडर वाले फफूंदनाशक आते हैं उसमें हेक्साकोनाजोल या केराथीन जो है, ये जो गाढ़ा लिक्विड वाले आते हैं, इनको डालने से भी भाई साहब आपके फूल झड़ेंगे। तो आप इनको डालने से भी अपनी फसल में बचें। ऐसे ही जो मैंने शुरू में बताया था आपको टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र, तो आप उसमें से टेबुकोनाजोल को डाल सकते हैं, पर सल्फ़र जो मिला हुआ है उसको ना डालें। सल्फ़र फूल पे डालने से भी आपके फूल झड़ेंगे, क्योंकि ये भी अत्यधिक गर्मी करता है। वहाँ से चल के कीटनाशक में आपको मैंने बोला था ना, जिसके पीछे
थ्रेन आता है, जैसे साइफरमेथ्रिन, लेमड़ा हाई हेलेथ्रिन, लेमड़ा साई हेलेथ्रिन, ये नहीं डालना है। बाकी आप सोचो कि यार हम प्रेफेनोफास डाल दें, तो ये भी मत डालना है। इसमें भी भाई साहब प्रेफेनोफास में भी आपका इथ्रेल आता है, तो ये भी फूल को बहुत अच्छे से नहीं बनने देगा, जल्दी से गिराएगा। तो आप ये भी ना डालें। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपना फूल से फली तक की बढ़ने तक की जो अवस्था है 10-15 दिन की, वहाँ ज़्यादा अगर इल्ली का प्रकोप नहीं है तो बढ़िया अपने इमामेक्टिन बेंजोएट चलाते रहें, उससे काम चलाएं। वो ही अपने लिए बढ़िया और अच्छा साबित रहेगा। बाकी टॉनिक में आप सोचें यार इसमें टॉनिक मिला दें, तो टॉनिक में जेबरेलिक वाली जितनी भी टॉनिक है वो आप फूल पे ना डालें, या तो फूल के पहले डाल लें या फूल देखने के जब कूसियाँ लगने लगे जब डाल दें। भाई साहब ये भी मुझे पसंद नहीं है बेमतलब का जेबरेलिक। हालांकि फ़ायदा तो होता है, पर देखो फूल से पहले आप अगर जेबरेलिक एसिड में उसके साथ नाइट्रोबेंजीन मिलाकर आप अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं फूल से पहले, तो ये भयंकर फूल ला के देगा। अगर आपके खेत में स्टोरेज बहुत ही बढ़िया है, बहुत एकदम एक नंबर का स्टोरेज है, और आप अपनी फसल में और फूल लाना चाहते हैं, तो गोदरेज डबल डाल सकते हैं। गोदरेज डबल क्या करता है, भयंकर फूल लाता है, पर ये पौधे में ताकत नहीं देता है, ये सिर्फ फूल ला देगा। तो आपके पौधे में ताकत होगी तो ही वो फूल अच्छे से फलियां बन पाएंगी। भाई साहब मैंने कोशिश तो करी थी कि यार कम से कम शब्दों में वीडियो पूरा करूं, पर फिर भी मेरे को लग रहा है वीडियो बड़ा हो गया है। और अब लास्ट बात को बताकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। लास्ट बात ये है भाई साहब कि सीधी सीधी बात है, फूल पे जेबरेलिक का अधिक इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। जहाँ तक हो जेबरेलिक एसिड का इस्तेमाल तो करना ही मत। आपको फूल आने से पहले तक ऐसा लगेगा कि मेरी फसल बैठ गई है, उठ ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप सिर्फ एक बार और बता दे रहा हूँ, जो पहला छिड़काव आप करेंगे 2 पत्ती पे या उसके बाद वाला 25 दिन से पहले तक का, मतलब कि हर्बिसाइड से पहले तक का, उसमें आप 0-12-61 लेना है। आपको लगे तो आप 0-12-61 नहीं ले रहे हैं तो 19-19-19 लेना। उसके साथ जिंक लेना चिलीटेड वाला, है ना। और फफूंदनाशक नहीं लिया हो तो मैनकोजेब फफूंदनाशक ले लेना, है ना। लेमड़ा साइहेलेथ्रिन कीटनाशक इस टाइम पे ले लेना, ये अंडे भी मार देता है। प्रोफेनोफास चाहो तो मत लेना, है ना। यहाँ से चल के माइक्रोब्यूटानिल फफूंदनाशक आता है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। थायोमेथाक्साम जरूर लेना। मच्छर की दवाई तो आप शुरू से आखिरी तक भाई साहब डालते ही रहना, ठीक है। और यही है, ये 7 से 15 दिन तक चल जाएगा। बाकी फूल बढ़ाने के लिए, फूल अधिक लाने के लिए मैंने आपको बताया है, कुछ सजेशन भी दिए हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिससे अधिक से अधिक फूल हम कैसे लाएं, इस पर से भी है। तो भाई साहब आज का ये दवाई वाला जो हमारा भाग था, ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा यार भैया यार, और इसको ज़रूर शेयर कर देना यार, मेरी वीडियो ही नहीं चलती है यार। और शेयर भी कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं आज्ञा चाहूँगा भाई साहब, हाथ जोड़ के जयराम जी की कह रहा हूँ आपसे, वापस मेरी चैनल पे पुनः आना, क्योंकि मैं जयराम जी की बोलता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि जे आज के बाद मिलेगा ही नहीं हमसे। तो भाई साहब मैं ज़रूर मिलूँगा, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। और मेरी एक वीडियो है मूँग की खेती में पानी कैसे देना है, वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो ही सबसे खास वीडियो है। ये तो सब यूँ ही है।